बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कोरोना के इस काल में काफी उद्योग वाले परेशान रहे, कारोबारी परेशान रहे, नौकरी पेशा लोग परेशान रहे। और ऐसे में बात अगर जब हिल स्टेशन की जाती है, जब बात अगर आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की जाती है, तो यहाँ पर पर्यटकों की आमदनी का जरिया होता है। और ये जरिया कोरोना काल में बुरी तरीके से प्रभावित रहा, ऐसा आंकड़े कहते हैं, क्योंकि सब अपने अपने घरों में बंद रहे। मैदानी इलाकों में जो लोग थे उन्होंने पहाड़ी इलाकों का रुख नहीं किया। अब देवभूमि हिमाचल की बात अगर करें तो इस दौरान कोरोना काल में यहाँ पर्यटक पहुंचे नहीं। पर्यटकों की पहुंचने की संख्या साल भर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आंकड़े बताते हैं, वो कहते हैं कि 2 करोड़ सैलानी हर साल यहाँ पहुंचते थे। लेकिन क्या इस कोरोना काल के बाद जो कारोबारी यहाँ पर थे, जो व्यवसायी थे, तकरीबन 80% कारोबार पर्यटकों पर निर्भर करता है हिमाचल प्रदेश का, ये कहा जाता है, क्या कुछ असर रहा वो जानने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दो। स्वागत है सर आपका। आप मोहिंदर सेठ हैं, अध्यक्ष टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। पहला सवाल आपसे यही होगा सर, जिस तरीके से कोरोना का असर तमाम चीज़ों पर पड़ा, हिमाचल के पर्यटन पर कितना पड़ा और किस तरीके से नुकसान झेलना पड़ा है, चाहे वो राजस्व के मामले पर हो, चाहे वो व्यवसाय के मामले पर हो। और कहा जाता है कि तमाम लोग, तकरीबन 80% लोग सिर्फ और सिर्फ पर्यटकों की आमद पर डिपेंड करते हैं, उनका घर चलता है, रोजी रोटी उनकी चलती है। किस तरीके का रहा है यह सब पिछले साल की तुलना में इस साल, और अब क्या स्थिति है सर? देखिए, जो पर्यटन उद्योग है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना उसके कारण। पिछले वर्ष भी जी 8-9 महीने तक जो है होटल्स का और हमारा टोटल जो टूरिज़्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गाइड्स हैं, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, चाहे वाटर स्पोर्ट्स जी वाले, एडवेंचर वाले, ये सब लोग जो है इनका बिल्कुल शून्य रेवेन्यू रहा। और 6 महीने 8-9 महीने तक जब ये पूरा तरह से बंद रहा, उसके बाद कुछ महीनों के लिए ये खुला। और उस दौरान थोड़ी उम्मीद हुई कि ये दोबारा से जो हमारा ये उद्योग जो है पटड़ी पर आएगा। पर अनफॉर्चुनेटली अभी दूसरी लहर का जब मार पड़ी, तो ये 3 महीने के लिए दोबारा पूर्णतः बंद रहा। हालाँकि सरकार ने होटल्स को बंद नहीं किया था, मगर पर्यटकों की जो आमद है वो बिल्कुल ना के बराबर रही, जिसके कारण लोगों को होटल को बंद करना पड़ा। और साथ ही साथ जी कुछ जो सरकार ने अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट वगैरह को मैंडेटरी किया, उसका भी इफ़ेक्ट रहा। तो अल्टीमेटली जो हमारा टूरिज़्म इंडस्ट्री है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ये सबसे पहले बंद हुई थी और सबसे बाद खुली, पहली लहर में भी और इस बारी भी यही हुआ कि सारे जब व्यापार खुल गए तो होटल इंडस्ट्री स्टिल जो स्टिल बंद रही। जी। इसका जो ओवरऑल डायरेक्टली जो पर्यटन को फ़र्क पड़ा देखा वो जाए सर, एम्प्लॉयमेंट पे भी डेफ़िनेटली। पूरे पूरे प्रदेश के, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत जगह यहाँ पर हैं, दिलकश नज़ारे यहाँ पर देखने के लिए लोग पहुँचते थे। आंकड़ा मैंने जब देखा तो यकीन नहीं हुआ, साल भर में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हिमाचल प्रदेश का रुख करते थे। तो अंदाज़ा लग सकता है कि कितना पर्यटकों पर निर्भर करता है ये प्रदेश। और यहाँ की सरकार है, यहाँ का राजस्व कितना आता होगा, यहाँ के लोगों को किस तरीके से रोज़गार मिलता होगा। तो किस-किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? देखिए, रोज़गार नहीं था, होटल बंद थे, सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई दूसरा ज़रिया, कोई राहत सरकारों की तरफ से, क्योंकि आपकी तरफ से बार-बार आपकी एसोसिएशन की तरफ से माँग की गई कि राहत पैकेज दिया जाए, कुछ सहायता हमारी की जाए। केंद्र सरकार की तरफ से कोई माँग आपने की हो, वहाँ से मिला हो, राज्य सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन आपको मिला हो? देखिए, जब पहली लहर आई थी तो डेफ़िनेटली हमने सरकार से टेक अप किया था कि हमें जो है एक राहत पैकेज दिया जाए, जिसके अंतर्गत जो है एक तो हमारे लोन्स लोन्स जो लोगों ने रखे उनको सॉफ्ट किया जाए। और दूसरा जो हमारे जो गार्बेज फ़ीस है, प्रॉपर्टी टैक्स है और जो हमारे पर जितने प्रकार के टैक्स लगते हैं सब माफ़ किए जाएँ। परंतु उसमें कुछ भी हमें छूट नहीं मिली, सिर्फ़ केवल हमें जो डिमांड चार्जेज़ थे बिजली के ऊपर लगने वाले, वो 6 महीने के लिए छोड़े गए थे। उसके बावजूद एक सरकार ने एक डेफ़िनेटली एक कोशिश की थी कि इंटरेस्ट सबवेंशंस, अगर हम राज्य सरकार की बात करें, तो इंटरेस्ट जी, सबवेंशन स्कीम लेकर आए थे, मगर उसमें इतनी त्रुटियाँ थी कि सरकार की तरफ से तो उन्होंने कर दिया उसको अनाउंसमेंट, मगर जी। आरबीआई की गाइडलाइंस के आपको मालूम है कि सारे बैंक्स चलते हैं, तो हमें बैंक्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस स्कीम के अंतर्गत आपको जो है लोन्स नहीं देंगे।
उसके कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई और 6 महीने जो ये पिछला एक पूरा वर्ष आप कहें जो लोगों ने निकाला, जो भी उनके पास कोई सिक्योरिटी थी, कोलेटरल सिक्योरिटीज़ वगैरह थी, उसके अगेंस्ट जी, उन्होंने लोन लेके अपने वर्किंग कैपिटल का गुज़ारा किया। और अब ये 3 महीने फिर दोबारा से बंद हो गया और इसी तरह से अगर हम भारत सरकार की बात करें तो जो हमारा वित्त मंत्रालय है भारत सरकार का, उन्होंने भी कोशिश की हमें मदद करने की। मगर उसमें जो प्रॉब्लम ये आई कि मैक्सिमम लोगों के ऐसे थे कि होटल्स का सीज़न लगने वाला था, लोगों के पास लोन्स जो मेन नए-नए होटल्स बनते हैं, वो लोन से बनते हैं। जी, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हमारे पास होती नहीं है क्योंकि वर्किंग कैपिटल लिमिट्स जो है होटल्स को नहीं मिलती है ज़्यादा। तो उसके कारण जो इन्होंने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन निकाली, उसके अंदर किसी को लाभ नहीं मिल पाया, कुछ चुनिंदा लोगों को ही लाभ मिला उसका और बाकी लोगों को जो है इसका लाभ नहीं मिल पाया। तो जो पहले ही वाली इमरजेंसी क्रेडिट लाइन आई, उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, सेकंड वाली आई, उसमें कुछ नहीं मिला। अब सरकार ने जो है 3.0 जो एक नई स्कीम निकाली है, जिसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की गई है। जी, उसमें भी दिक्कत वो है क्योंकि सरकार ने जो पैरामीटर रखे हैं वो है 22 फरवरी 2020 कि आपके पास जितना आपका लोन होगा उसके ऊपर आपको जो है 20% या 40% का जो है एडिशनल लोन मिल जाएगा। मगर अब सेकंड लेयर आई, जब सेकंड लेयर आई तो 1 साल जो लोगों ने खर्चा अपना कर्जा लेके काम किया, चलाया, अब उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हमने सरकार जी, से, भारत सरकार को भी लिखा, वित्त मंत्रालय को भी लिखा कि आप जो इसकी डेट है इसको खत्म कर दीजिए। जिन लोगों के ऊपर कर्जा एज़ ऑन टुडे भी है, उनको जो है आप 40% या 20% जो भी आप कह रहे हैं उसको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन इमीडिएटली दे दी जाए। क्योंकि सबसे बड़ा जी, कारण जो है इस समय जो पर्यटन से लोग जुड़े हुए हैं उनका पास वर्किंग कैपिटल जो है शून्य हो चुका है। क्योंकि इनकम कोई आई नहीं, जो खर्चे थे वो उन्होंने वहाँ से अपने पूरे किए। अब स्टाफ को भी रखना बड़ा ज़रूरी है, वो बेचारे भी इतने सालों से हमसे काम कर रहे हैं और बाकी के जी, और फिक्स्ड खर्चे हैं। सरकार की तरफ से हमें कोई भी ऐसी राहत नहीं मिली जो हमें बचा हुआ हमें बिजली के बिल भी आते रहे, पानी के बिल भी मिलते रहे और जो प्रॉपर्टी टैक्स भी लगता रहा और आज भी लग रहा है। तो अल्टीमेटली जब तक हमें कोई वर्किंग कैपिटल के लिए सॉफ्टली नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ हमारी जो इंडस्ट्री है ग्रो नहीं कर सकती और ये दोबारा जो है सस्टेन ही नहीं कर सकती है। जी, अभी भारत सरकार ने बड़ा एक सराहनीय कदम है, मैं मानता हूँ कि ये जो अभी इन्होंने एक नया और जो अ, वित्त जो अभी बढ़ाई है उन्होंने उसकी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के लिए जो बजट बढ़ाया है और जो कई प्रकार की उन्होंने कोशिश की है कि पर्यटन से जुड़े लोगों को मदद की जाए, चाहे वो गाइड्स हों, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स हों, चाहे होटल वाले हों, चाहे अन्य व्यवसायी हों। वो एक जी, सराहनीय कदम है मगर अभी हम इट्स टू अर्ली टू से अनलेस अंटिल क्योंकि अब इसकी जो गाइडलाइंस है वो आरबीआई बनाएगी। यदि जी, आरबीआई उसको 31 मार्च 2021 करती है डेडलाइन को, उसके पैरामीटर को कि उसके ऊपर जो कर्जा होगा, उसके ऊपर आपको जो है 20 या 40% मिलेगा, तो मैं समझता हूँ हर एक आदमी को इसका लाभ मिलेगा और ये जो हमारा आर्थिक तंगी से हम जूझ रहे हैं, उसमें बहुत राहत मिलेगी। सर इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, ये मैं देख रहा था वर्किंग कैपिटल लोन इंटरस्टेट सबवेशन स्कीम, ये क्या थी और इसमें क्या दिक्कतें आई, इसमें क्या फायदा आप लोगों को हो सकता था, क्या आप इसके बारे में बता चुके हैं या मैं समझ नहीं पाया, एक बार फिर से जानना चाहूंगा। देखिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एक हिमाचल सरकार ने निकाली थी। उसके अंतर्गत ये था कि आपको 2 साल का मॉरेटोरियम मिलेगा और सरकार जो है उसमें कुछ ब्याज जो है 2 साल तक का सरकार पे करेगी और 2 साल का आप पे करेंगे। परंतु जी, ये जो नेशनलाइज्ड बैंक है उन्होंने इसको जो है एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था और फिर सरकार ने दोबारा प्रयास किया कि इसमें क्या कमियां रहेगी। हमने उनको जो कमियां बताई उन्होंने दोबारा से ठीक करके इसको जो है मॉडिफाई कर दिया है। मगर परंतु बात वही है कि वो जो बैंक्स हैं जो अपना नेशनलाइज्ड बैंक है वो उसको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है अभी भी क्योंकि वो तो आरबीआई की डायरेक्शंस होंगी तो तब करेंगे। मगर जो ये भारत सरकार का जो ये पैकेज आया अगर उसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर उसकी डेट को चेंज कर दिया जाए, बिकॉज़ 1 वर्ष में तो लोगों ने और लोन्स लिए, जिनके ऊपर कर्जा नहीं था उन्होंने और कर्जा लेके अपना वर्किंग कैपिटल चलाया। अगर उसको 31/3/2021 कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ इसका लाभ सबको मिल सकता है। और जहाँ तक हिमाचल सरकार की इंटरेस्ट की है, उसको किसी को भी लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ़ कोऑपरेटिव बैंक्स देते हैं। अब कोऑपरेटिव बैंक्स में तो बहुत कम लोग हैं जिनके लोन्स का होगा और जी, मैक्सिमम तो नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर है। और सेकंड सेकंडली हमने उनसे ये गुहार लगाई थी कि इट शुड बी कोलेटरल फ्री। मगर जो नई वाली स्कीम आई उसमें भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया कि कोलेटरल फ्री लाया जाए। अब देखिए ऑलरेडी लोगों ने होटलों पे कर्जे ले रखे हैं जो 1 साल उनका बीता बेचारों ने उनकी जो सिक्योरिटीज़ उनकी लोन ले लिया। तो अब उनके पास तो सिक्योरिटी कोई है नहीं है।
अब तो सिर्फ सरकार यही कर सकती है जैसे भारत सरकार कर रही है कि अगर आपके एग्जिस्टिंग कर्जे हैं तो उसको आप 31/3/2021 का बेस बना के उनको आप 30 से 40% इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दे दीजिए, या कोई नए जी। लोन लेना चाहता है उसका भी प्रावधान सरकार ने रखा है। तो अगर इस तरह से किया जाए तो मैं समझता हूँ तभी जो हमारा जो है कुछ बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज जो है ये बिल्कुल डूब चुकी है इंडस्ट्री और इसको चलाना बड़ा मुश्किल कठिनाइयों का सामना सर, करना पड़ेगा। ये डूबती इंडस्ट्री को सहारा मिले, उम्मीद तो यही कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ जानना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितने होटल और किस तरीके से इसको आप लोग देखते हैं, संभालते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां, कितने लोग इससे प्रभावित हुए होंगे और कितना नुकसान पूरी होटल इंडस्ट्री को हुआ होगा इन 2 कोरोना काल में, पिछले साल, इस साल? देखिए ये करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, इसका आंकड़ा बता पाना बड़ा मुश्किल है मगर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और सिमिलरली जो स्टाफ की अगर हम बात करें, तो स्टाफ को लोगों ने निकाला नहीं मगर कुछ ना कुछ उन्हें जितना हमारे से बन पाया उन्होंने उनकी आर्थिक मदद की। हम भी नहीं चाहते कि इनको जो है अपना अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए। तो इसीलिए हमने बार-बार गुहार लगाई थी कि एक अच्छा-सा पैकेज लाया जाए जिसके अंतर्गत हमें जो है रिलीफ दिया जाए, हमें वित्तीय सहायता की जाए, हमें वर्किंग कैपिटल दिया जाए। तो इससे नुकसान बहुत हुआ है और अगर ये वित्तीय सहायता जो समय रहते नहीं मिलेगी तो ये निश्चित है कि स्टाफ की छंटनी करनी पड़ेगी और ये जो गरीब लोग बेचारे जो होटल पे नौकरी करके अपना काम चलाते हैं, उनके लिए तो कठिनाई होगी होगी, होटल इंडस्ट्री के लिए भी कठिनाई होगी। और एक चीज़ हमें और समस्या है कि कई ऐसा स्टाफ है जिसको आप क्योंकि ये टीम की तरह काम करता है, एक फैमिली की तरह काम करता है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो है। अगर उसमें से एक भी अगर स्टाफ को आप कम कर देंगे जो कि प्रोफेशनल स्टाफ है, जैसे अगर हम बड़ी सिंपल बात है, अगर एक कुक की बात करें, अगर एक अच्छा शेफ आपके पास है, अच्छा कुक आपके पास है, तो वो सारा खाने का दारोमदार उसके पास है। वंस वी लूज़ दैट स्टाफ क्योंकि आज की देर में भी दिक्कत आनी शुरू हो गई है, क्योंकि स्टाफ भी आने के लिए जो है आनाकानी कर रहा है। कारण ये है कि उनको ये निश्चित नहीं है कि कब उनकी छुट्टी हो जाएगी और कब उनको दोबारा काम पे आना पड़ेगा। तो वो ये बेटर समझते हैं जैसे आप देखिए 4-5 महीने होटल चले, उसके बाद फिर कोरोना की दूसरी लहर आ गई, फिर उनकी छुट्टी करनी पड़ी, बेचारे फिर घर चले गए। अब ये तीसरी लहर का जो है वो भी सिर पर है। तो वो भी एक आने में इतने इंटरेस्टिंग रहते हैं, वो समझते हैं बेटर है कि हम घर में कोई खेती-बाड़ी करके या कोई नौकरी करके या कहीं मज़दूरी करके अपना काम चला लें, व्हिच इज़ वेरी अच्छा। अनफॉर्च्यूनेट क्योंकि ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जीडीपी का 10% का हिस्सा जो है आप अगर समझे लगभग जो हिमाचल में जो है वो टूरिज़्म से आता है। तो मैं समझता हूँ सरकार जिस तरह से इसको सीरियसली मैं नहीं कहता कि सरकार जो है प्रयास नहीं कर रही, मगर इसको और जी। बेटर तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाने की आवश्यकता है कि ताकि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स लेके आ रही है, वो कंपैटिबल हो हिमाचल के और सारे जितने भी हमारी हिल स्टेट्स के जितने भी टूरिज़्म डेस्टिनेशंस हैं। सेठ सर, ये चीज़ें तो कोरोना काल की होगी, लेकिन अब धीरे-धीरे अनलॉक किया गया। मैं जैसे हिमाचल प्रदेश को देख पा रहा हूँ, अभी कुछ बसों को चलाने की इजाज़त भी मिल चुकी है और काफ़ी ज़्यादा सैलानी भी अब मैदानी इलाकों से हिमाचल के कई खूबसूरत वादियों का दीदार करने के लिए पहुँच भी रहे हैं। सहायता नहीं मिली वो बात अलग है, लेकिन इन सब के बीच जब ये अनलॉक की स्थिति आई है, तो किस तरीके से अपने आप को खड़ा करने की इंडस्ट्री कोशिश कर रही है? किस तरीके से ऑफर दिए जा रहे हैं, कितना कुछ किया जा रहा है उन पर्यटकों के लिए ताकि वो पहुँचे, हिमाचल प्रदेश आएँ और आपकी सेवाएँ लें? कोई ख़ास चीज़ इसमें आपने ऐड ऑन की देख हो? क्योंकि कोरोना तो है ही है, अभी भी लोगों के दिल में डर है, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन तो हमेशा करना ही होगा, लेकिन उन सब से इतर भी। देखिए हिमाचल के सारे डेस्टिनेशंस बड़े सुंदर डेस्टिनेशंस हैं। नई-नई चीज़ें यहाँ पर ऐड की जाती है। जैसे अभी कल ही मुझे पता लगा कि हमारा कुफरी के अंदर जो है हेलीकॉप्टर सर्विस का भी एक अरेंजमेंट कर दिया गया है। उसमें शिमला दर्शन कराया जाएगा और तो लोग तो अपना ऐड ऑन कर रहे हैं। अगर हम तत्तापानी की बात करें तो वहाँ वाटर स्पोर्ट्स ऐड कर दी गई हैं। प्रॉब्लम एक तो हम इस तरह से जूझ रहे हैं, दूसरा हमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो कि एक मशरूम ग्रोथ ऑफ होम स्टे एंड बी जो है, वो हमारे लिए एक बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। आज की डेट में भी इतना टूरिस्ट आता है, हम भी आंकड़े सुनते हैं कि जितने 7,000 8,000 गाड़ियाँ हिमाचल में आ गई, शिमला में एंटर कर गई, लाखों गाड़ियाँ जी। हिमाचल में, वो टूरिस्ट गया कहाँ? हमें सिर्फ ये है कि ये सरकार को इसके ऊपर बहुत सख्ती से काम काम करना पड़ेगा और आने वाले समय में इनकी जो ग्रोथ को है कम से कम जितने जो डेस्टिनेशंस जो पुराने डेस्टिनेशन जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, धर्मशाला हो गया, डलहौजी हो गया, इन डेस्टिनेशंस ये सैचुरेट हो चुके हैं। इनके अंदर इनकी जो रजिस्ट्रेशन है, हो सकता है इनको बैन करनी पड़े और इस समय में तो तकरीबन बैन कर देनी चाहिए ताकि जो जो टूरिस्ट बीच-बीच में टूट-टूट कर आ रहा है, जब कहीं कोरोना काल में बंद हो जाता है, फिर खुलता है, तो कम से कम होटल इंडस्ट्रीज ने करोड़ों रुपया खर्चा कर रखा है, करोड़ों रुपया सरकार को जो टैक्स देती है, उसको जो है कम से कम सपोर्ट मिल सके। ये हमारा सरकार से आग्रह है, इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं कि ताकि जो है इनको हम नहीं कहते जो बी एंड बी बन गए हैं वो तो रजिस्ट्रेशन हो गई है,
मगर आगे आने के तो अंकुश लगाइए। हमारी कैरिंग कैपेसिटी, अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला की कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि जो इस लोड को सहन कर सके। उसके ऊपर कुछ अनरजिस्टर्ड अकोमोडेशंस चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है सरकार को अंकुश लगाने की आवश्यकता है, ताकि सरकार को भी रेवेन्यू मिले और जो इंडस्ट्री है वो कम से कम सस्टेन कर सके। क्योंकि अभी हमें नहीं लगता ये 2 या 3 साल से पहले जो है ये टूरिज़्म इंडस्ट्री दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी होगी। जी, बनी-बनाई इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाया कोरोना ने, और इस दौर में काफ़ी कुछ आपने कहा कि जो खड़ा किया था वो टूट भी गया, और एक रेश होती है, एक रेसा होता है जो बीच में टूट जाए तो फिर उसको दोबारा शुरू करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, परेशानियाँ आपने तमाम बताई। लेकिन मौजूदा वक्त में जो स्थिति है सर, जो पर्यटक पहुँच रहे हैं, क्या उनकी आमद से और उनके आपके होटल्स में ठहरने से आप संतुष्ट हैं, या उनको संतुष्टि मिल पा रही है? किस तरह का माहौल वहाँ पर है? क्योंकि हम देख पाते हैं, जा तो नहीं पाते, लेकिन ये आपके ज़रिए हम जानना चाहते हैं कि इस कोरोना के बाद एक छटपटाहट थी लोगों में कि वो बाहर निकले तो वो या शिमला का रुख कर रहे हैं, या फिर वो हिमाचल प्रदेश के किसी और जिले में पहुँचे जहाँ खूबसूरत वादियों का दीदार करें, या फिर उत्तराखंड, ये पहाड़ी इलाकों का ज़्यादा ख़्याल मन में आता है। इन इन लोगों में अभी मौजूदा वक़्त में किस तरह की चीज़ देखने को मिल रही है? क्योंकि तमाम चीज़ें जो बंदिशें थी, वो हटा दी गई हैं, कोरोना रिपोर्ट और तमाम चीज़ें पहले रखी थी सरकार ने। हालाँकि खतरा अभी टला नहीं है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो टूरिज़्म है, उसके प्रति लोगों को बहुत क्रेज़ है। क्योंकि हमारा यहाँ जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारा जो यहाँ का रहन-सहन है, वो उसको लोगों को बहुत पसंद आता है। और जैसे अगर हम शिमला की बात करें तो यहाँ पर हिस्टोरिक प्लेसेस बहुत हैं, देखने को बहुत कुछ है। मगर हमने एक बात पर्यटन उद्योग से पहले भी एक बारी कर चुके हैं कि कम से कम इन प्लेसेस को जितने भी हमारे प्लेसेस हैं, इसकी एक डेस्टिनेशन वाइज़ पब्लिसिटी की जाए, ना कि स्टेट वाइज़ पब्लिसिटी की जाए। बिकॉज़ जब स्टेट वाइज़ पब्लिसिटी होती है तो एक ब्रॉडर लाइन्स पे होती है कि यहाँ स्कीइंग होती है, यहाँ पर ऑर्चर्ड्स हैं। मगर जब आप डेस्टिनेशन वाइज़ एक वर्चुअल टूर टाइप एक एडवर्टाइज़मेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। और डेफ़िनेटली जो लोग आ रहे हैं इस टाइम इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज़ नीचे गर्मी पड़ रही है, लोग घरों में इतनी देर तक बंद रहे, लोग आना चाहते हैं और वो आ भी रहे हैं। मगर हमारी जो समस्या, जो मैंने आपको पहले बात बताई, कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि वो टूरिस्ट जा कहाँ रहे हैं। वो एक सबसे बड़ी समस्या है जिसके ऊपर सरकार को बहुत जो है मतलब इस सोचना सवाल पड़ेगा। के पीछे की वजह जान सकता हूँ सर कि टूरिस्ट कहाँ जा रहे हैं? मतलब होटल का रुख नहीं कर रहे हैं, उनका होटल्स कोई में रुक रिकॉर्ड नहीं नहीं है, वो होटल्स किस में तरीके ऑक्यूपेंसी से? बड़ी कम है। ओके। होटल्स में ऑक्यूपेंसी कम है। हुँ, कंपैरेटिवली जो बाकी की अकोमोडेशंस है जिसका कोई हिसाब-किताब ही नहीं है, उसमें लोग ज़्यादा जा रहे हैं। तो उसका क्या कारण है, ये सरकार को पता लगाना है। क्योंकि सरकार ने जो होम स्टे या ये स्कीम दी थी, वो इसलिए दी थी कि ताकि गाँव की तरफ जो है पर्यटकों का रुझान बढ़े। मगर हमारा, हुँ, अगर हम शिमला की बात करें तो हमारी टोपोग्राफी कुछ ऐसी है कि अगर किसी हम रोड की बात करें, एक रोड के हिल साइड के ऊपर तो अर्बन में है और नीचे दूसरी तरफ को जो अगर वैली साइड की करें तो रूरल के अंदर है। तो अब वो जो हुँ, रूरल के अंदर इतनी मशरूम ग्रोथ हो गई, और सरकार ने उस टाइम तो अपनी स्कीम के हिसाब से तो ठीक है कि वो रूरल एरिया के अंदर है। मगर ये जो इस चीज़ के ऊपर अंकुश लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे जो सैचुरेटेड डेस्टिनेशंस हैं, जैसे शिमला, मनाली, धर्मशाला वगैरह जो डेस्टिनेशंस हैं, वो तभी ग्रो करेंगे, उनमें कैरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी आपको मालूम है कि हमारी कैरिंग कैपेसिटी भी कम है। तो इसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि अब इतने जो है मशरूम ग्रोथ की जाए। वो ठीक है, आप और सरकार का जो मेन, अगर हम स्कीम की बात करें, होम स्टे स्कीम के अंदर साफ-साफ लिखा है टू डाइवर्सिफाई द टूरिस्ट टुवर्ड्स द रूरल टूरिज्म। ना रूरल टूरिज्म तो तब होगा, अब हमारे आस-पास हम समझते हैं 8-10 किलोमीटर के एरिया में तो ऑलरेडी अर्बन एरियाज़ की जो होती है उसकी वो अ, मुश्किलें जो सारी बढ़ाती है। तो हम ये समझते हैं कि 8-10 किलोमीटर के एरिया के अंदर तो ये ऐसे बी&बी और होम स्टेज़ नहीं होने चाहिए। ये थोड़े बाहर होने चाहिए, ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, जो सरकार चाहती है कि वो ऑर्चर्ड में रहे, वो कंट्री साइड में रहे, वो गार्डन्स में जाकर रहे, तो ताकि वो स्कीम भी पूरी हो और लोगों को और बेटर मौका मिले। मगर एट द सेम टाइम जो हमारे डेस्टिनेशंस पुराने चले आ रहे हैं, उनको ना खत्म हो, उनको ना डेंट पहुँचे, होटल इंडस्ट्री को डेंट ना पहुँचे। क्योंकि करोड़ों रुपयों का ऋण लेके लोगों ने होटल बनाए हैं और लाखों लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है। अगर हम बी&बी हुँ। या होम स्टे की बात करें, वहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। तो हम ये समझते हैं कि सरकार को जो है इसके ऊपर, हम उनको बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। जो दे दिए हैं वो तो दे दिए हैं, वो चले, उनका भी वो भी ओवर है भाई, उनको भी अधिकार है। मगर एक पूरे पैरामीटर के अंदर चले। वो जिस तरह से अभी एक और समस्या है यहाँ पर, जो लीज़ पे देने की जो एक प्रथा चली है, वो व्हिच इज़ वेरी, वेरी अनफॉर्च्यूनेट। अब लोगों को जब नहीं लगा कि प्रॉफिटेबल है तो लोगों ने उसको लीज़ पे देना शुरू कर दिया। अब जब लीज़ पे दे देते हैं तो हमारे रेट्स जो होटल्स के इतने स्लैश हो जाते हैं कि होटल से कम्पीट ही नहीं कर पाते।
तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है मैं सरकार को बड़ा सीरियस सोचने की आवश्यकता है। चलिए सब उम्मीद करते हैं कि अब जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, अनलॉक की स्थिति आ रही है और धीरे-धीरे जो पर्यटक हैं, वो हिमाचल की वादियों का रुख ज़रूर कर रहे हैं और जो तमाम आपकी परेशानियाँ हैं, इन परेशानियों का समाधान भी सरकार के स्तर से, प्रशासन के स्तर पे जितना संभव हो, वो कर पाएँ और आपको राहत मिल सके, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक़्त निकाला और तमाम चीज़ों के बारे में अवगत कराया, किस तरीके से हिमाचल में होटल इंडस्ट्री काम कर रही है और संकट में मौजूदा वक़्त में है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो स्थिति समझने वाली है। समझने वाली ये कि जिस प्रदेश में 2 अच्छा। करोड़ सैलानी साल में पहुँचते थे, थैंक यू वहाँ सर, बढ़िया हो गया। आमद सीमित हो गई। वो आमद सीमित होने के बाद अब स्थिति ये है कि जो लोग उस पर डिपेंड करते थे, जो लोग जिनकी आर्थिकी उस पर टिकी हुई थी, वो लोग भी दिक्कत में हैं, चाहे होटल व्यवसाय हो, चाहे कोई दूसरा व्यवसाय। उन सब के बीच आज सोचने की स्थिति एक बार इस पर बनती है कि इन इंडस्ट्रीज को हम जिंदा कैसे रख पाएंगे, क्या इनके लिए कोई राहत पैकेज, कोई सहायता, कोई कुछ और व्यवस्था हमें करनी होगी। अगर हम कर सकते हैं तो अच्छा, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ये इंडस्ट्री बच कैसे पाएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।